सूरज और पिंकी दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक हवाई जहाज दुर्घटना में मारे गए थे। तब से ये दोनों बहुत ही छोटे थे। उसके बाद वे अपनी मामी के पास रहने लगे। मामी का नाम था सुजाता। दोनों भाई बहन उसे सुजाता मामी कहते थे। सुजाता ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से सुजाता के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। सूरज और पिंकी का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते? कोई भी तो नहीं था उनका अपना। सुजाता का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय सुजाता के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसलिए जैसे तैसे सुजाता और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चे को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन सुजाता मामी भी चल बसी। अब वो सूरज और पिंकी बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। हाँ, सुजाता के कुछ मित्र अवश्य थे, जिन्होंने तय किया कि सूरज और पिंकी के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छा जगह है, लेकिन दोनों को अलग-अलग अनाथालय में रखा जाना था, क्योंकि लड़के-लड़कियां अलग-अलग रहते थे। जब सूरज और पिंकी को यह बात बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो, ये साथ-साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी सूरज को याद आया, सुजाता मामी ने एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं, नाम था श्याम। सूरज को उनका कार्ड मिल गया था। हम उसके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उससे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? पिंकी ने कहा। सूरज बोला, तो फिर हमें अलग-अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर नहीं रहूंगी। पिंकी की आवाज में डर झांक रहे थे। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफर पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और किसके पास जा रहे हैं। वह कैसे आदमी है, पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए। यह श्याम नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं रहना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर सूरज और पिंकी आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक सूरज की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक पिंकी की भी नींद टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चे को इस तरह खुले में सोते देख हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो सूरज ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उसके श्याम अंकल सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि कब से सर्कस कहाँ खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों, रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह श्याम की खोज में चल दिए। वे पूछ पूछ कर बढ़ते रहे। जब सूरज और पिंकी वहां पहुंचे तो कब सर्कस अभी वहां नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियां एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने श्याम के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। श्याम अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। सूरज और पिंकी ने उसे नमस्कार किया। मामी सुजाता ने के आपके बारे में बताया। कहा, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। श्याम अकेला रहता था। उसे बच्चों को आना अच्छा नहीं लगा। वह सुजाता का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं की थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर सूरज और पिंकी को एकदम दुत्कार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में श्याम के रिश्तेदार की चर्चा होने लगी थी। श्याम ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? अनाथालय में ही चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, अब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ, तब तक मैं तुम्हें लोगों को साथ रखूंगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। सूरज और पिंकी श्याम के रूखे व्यवहार से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ? वे जानते थे कि
कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह सूरज और पिंकी कब से सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उसके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बीच वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 5-6 दिन तक रुका था। सूरज सोचता था, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन एक बार फिर भी स्कूल नहीं गए थे। श्याम के कहने पर वे बच्चों के एक साथ स्कूल में गए। वहाँ के छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने सूरज और पिंकी का परिचय पूछा तो सूरज ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर सूरज और पिंकी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। सच तो यह था कि सुजाता मामी ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। पिंकी ने कहा, मैं सर्कस में करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानता हूँ। सूरज ने गर्व से कहा। वे दोनों झूठ बोल रहे थे। श्याम ने यह सुना तो उसने पिंकी से कहा, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय श्याम के आसपास कई लोग बैठे थे। अब तो पिंकी के कांटों को खून नहीं। वायलिन लाया गया, पर पिंकी ठीक से न बजा सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। सूरज डर रहा था कि कहीं उसके लैटिन ज्ञान की परीक्षा न लेने लगे। एक रात सूरज और पिंकी को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बारों में भी शांति थी। तभी पिंकी ने कहा, सूरज, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ पिंकी, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। श्याम अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें, हमें श्याम अंकल का मन जीतना चाहिए। पिंकी ने सूरज से कहा, तभी हम यहाँ पर रह सकेंगे। वे श्याम अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं। इस पर सोचते सोचते वो सो गए। सुबह हुई तो पिंकी ने डेयरी की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी कि नाश्ता करके श्याम उसकी तारीफ करेगा, पर उसे निराशा होना पड़ा। श्याम ने कहा, पिंकी, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे से कभी मत बनाना। दुखी और अपमान के कारण पिंकी रो पड़ी। उधर सूरज श्याम की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था श्याम अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर श्याम ने देखकर मुंह चिढ़ा लिया। कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाकर बच्चों के साथ खेलो। सूरज और पिंकी का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे श्याम का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। सूरज ने पिंकी से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, पिंकी बोली। उस दिन से उसने श्याम को प्रसन्न करने की कोशिश छोड़ दी। पिंकी लड़कियों को सर्कस के करतब दिखाने वाली महिला के पास गई। उसने उससे सीखने की इच्छा प्रकट की। सूरज मुरली नामक व्यक्ति के पास गया। बेन घुड़सवारी सिखाता था। वह सूरज को सिखाने के लिए तैयार हो गया। सूरज और पिंकी चुपचाप सीखने लगे। यह सब वे श्याम को छिपकर कर रहे थे। वे उसे चौंका देना चाहते थे। सूरज सुबह मुँह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। श्याम और सूरज और पिंकी के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था। वह उन्हें अपने पर बोझ मान रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीजन खत्म हो तो वह दोनों से छुट्टी पा ले। एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। सूरज भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के बाड़े की तरफ दौड़े जा रहे थे। पता चला एक हथनी गुस्से में है। उसे महावत को उठाकर फेंक दिया था और न जाने क्या क्या कर बैठे। सूरज जाकर बड़े से बाहर खड़ा हो गया। हथनी बार बार सुर हुलाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे, दूर रहो,
पर सूरज न जाने कब हथनी के पास जा पहुंचा। वह हथेली से हथनी की सूंड थपथपाने लगा। वहां खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे। वे सूरज के लिए चिंतित थे, सोच रहे थे हथनी अब उसे पैरों से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूरज द्वारा इस तरह सूंड थपथपाने से हथनी की उत्तेजना शांत हो गई। सूरज की जेब में गाजरें थी, उसने गाजरें दी तो हथनी खाने लगी। कुछ देर में वहां सामान्य हो गया। सूरज बहुत देर तक हथनी के पास खड़ा दुलारता रहा। पूरे सर्कस में सूरज के साहस की चर्चा होने लगी। लोग कह रहे थे अगर सूरज न होता तो हथनी न जाने क्या क्या कर डालती। सूरज सोच रहा था क्या श्याम अंकल ने भी यह बातें सुनी होगी। वह सर्कस का आखिरी दिन था। श्याम ने सूरज और पिंकी से कहा अब मैं तुमसे विदा लूंगा। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी सुजाता मामी के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। सुजाता मामी के मित्र के पास जाने की बात सुन दोनों परेशान हो उठे। उन्हीं के पास से भागकर तो सूरज और पिंकी वहां से आए थे। अब वे सर्कस की जिंदगी स्वीकार कर चुके थे, तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस में के तंबू में आग लग गई। घोड़े उसमें फंस गए। सूरज ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया। घोड़े एक के बंधन खोलकर बाहर ले आया। इस काम से उसे चोट भी आई, पर उसने परवाह नहीं की। उसे खुशी थी कि उसने घोड़े को बचा लिया। अगली सुबह सब विदा हो रहे थे। सर्कस का सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था। सूरज और पिंकी एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने श्याम से कहा मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं है। अब ये हमारे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। सूरज और पिंकी ने श्याम अंकल को पहली बार हंसते देखा। बच्चे जैसा चाहे। अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे। उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था। वे मुस्कुरा रहे थे।